दोस्तों, आज एक छोटे से छोटे देश की आबादी लगभग 25 से 30 करोड़ तो होंगे ही और दुनिया में 150 से 200 के आसपास लगभग 195 देश है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब दुनिया में कोई देश था ही नहीं। पूरी धरती पर बस थे तो लगभग 35 से 40 करोड़ लोग ही। अभी 2025 ईस्वी चल रहा है और हम बात कर रहे हैं ईस्वी जीरो की। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस वक्त का जब दुनिया की कुल आबादी 35 से 40 करोड़ के आसपास था और उस टाइम कोई देश नहीं बल्कि साम्राज्य हुआ करते थे। उन टाइम 20 से 25 बड़े साम्राज्य और उनके बीच अनगिनत छोटे छोटे राज्य थे। बस यही था उस टाइम का पूरा दुनिया। चलिए हम टाइम मशीन को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं ईस्वी जीरो में। दोस्तों, आज के समय में इतना समाधान, इतना व्यवस्था और इतना टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम इंसान को भी बहुत सारी कमियां महसूस होती है। दोस्तों, उस टाइम कोई घटना का मतलब ऊपर वाले का इशारा माना जाता था। अगर बिजली गिर जाए तो लोग समझते थे कि ऊपर वाले नाराज हो गए हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो लोग समझते थे कि ये इनका पाप का फल है। उस टाइम हर राजा अपना सीमा बढ़ाना चाहता था। तलवारें बोलती थी और जिंदगियां मिट्टी में मिल जाती थी। 0 से 10 ईस्वी तक इंसान के पास सोच तो था लेकिन समाधान नहीं था। लेकिन इंसान ने धीरे धीरे अपने हाथों से दुनिया बदलना शुरू किया। यूरोप में रोम अब दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन चुका था। यहाँ सड़कों का जाल बिछाया गया, सैनिक अनुशासन से चलने लगा और पहली बार कानून का विचार सामने आया। चीन में हान वंश अपनी ऊंचाई पर था। यहाँ से पहली बार कागज बनाने की खोज हुई। रेशम का व्यापार पूरी एशिया में फैल गया और चीन का नाम ज्ञान और शासन के लिए मशहूर होने लगा। भारत सातवाहन और कुषाण राजाओं का युग चल रहा था और उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार फैल रहा था। धीरे धीरे समाज में बदलाव आने लगा। लोग अपने आप से सवाल पूछना शुरू किया कि आखिर आकाश क्यों बदलता है, बीमारियां क्यों होती है, और यही से विज्ञान का बीज बोया गया। इस दौड़ में पहली बार दुनिया से जुड़ने लगा। चीन से निकलने वाला रेशम भारत, फारस और रोम तक पहुंचने लगा। रास्ते में सिर्फ सामान नहीं बल्कि विचार, ज्ञान और संस्कृति में सफर करते थे। भारत में बौद्ध धर्म के विचार, चीन में कन्फ्यूशियन के शिक्षाएं और पश्चिम में ईसा मसीह का जन्म इंसान को यह पहली बार एहसास दिला रहा था कि अच्छाई, दया और प्रेम भी ताकत है। इंसान अब पत्थर से हथियार नहीं बल्कि लोहा और विचार से लड़ाई लड़ने लगा था। उसने लिखना, बोलना सीखा और पहली बार किसी और की कहानी को समझना शुरू किया। मगर फिर भी हर जगह गुलामी था। औरतें आवाज नहीं उठा सकती थी और मजबूत लोग कमजोरों को कुचल देते थे। ये वो दौर था जब इंसान सभ्य हो रहा था लेकिन इंसानियत अभी भी अधूरी थी। ऐसे ही साल गुजरते गए और इंसान पहुंच चुके 100 ईस्वी में, जहां इंसान ने आग को काबू कर लिया था लेकिन अपने गुस्से को नहीं। उसने मंदिर बनाए, महल बनाए और अब वो अपने भगवानों को भी बांट दिए। हर दिशा में एक नया धर्म लौट रहा था। कहीं ईसाई धर्म की शुरुआत हो रही थी, कहीं हिंदू सभ्यता अपने शिखर की ओर बढ़ रहा था, कहीं बौद्ध विचार फैल रहा था। इंसान अब सिर्फ जीने के लिए नहीं, मानने और मनवाने के लिए जीने लगा था। युद्ध अब जमीन के लिए नहीं हो रहे थे, वो अब सत्य के नाम पर लड़े जा रहे थे। रोम का साम्राज्य फैलता गया लेकिन उनका नींव लहू में था। मतलब उनके फाउंडेशन में हिंसा, युद्ध, खून खराबा था। चीन में दीवारें खड़े हो रहे थे पर उनके विचार के पीछे भी डर था। भारत में राजा बदल रहे थे पर आम आदमी अब भी वही था, भूखा, थका और उम्मीद में जिंदा। दुनिया अब बोलना सीख चुका था पर सुनना अभी नहीं। ये वो दौर था जब इंसान ने सभ्यता को ऊंचा दिखाया मगर इंसानियत को नीचे गिरा दिया। ऐसा ही समय बीतता गया। अब साल था 500 ईस्वी में। रोमन साम्राज्य ढह चुका था और उनके साथ ही ढह चुका था एक मिनी युग, ज्ञान का, शक्ति का और सभ्यता का। यानी साम्राज्य गिर चुके थे। उसके बाद इंसान खुद को समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन इस अंधकार में भी कुछ जगह था जहां रोशनी अब भी जल रहा था। जब यूरोप के लोग नहाना भूल गए थे, उन्हें लगता था कि पानी से बुराई अंदर चली जाएगी, तब भारत के कृषि शून्य गिन रहे थे। हाँ, वो जीरो जो जिसे आज कंप्यूटर के हर लाइन समझते हैं। आर्यभट्ट ने कहा धरती अपनी धुरी पर घूमती है और दुनिया के दूसरे कोने में लोग अब भी सोच रहे थे कि धरती सपाट है। और इधर चीन में सुई और तांग बारूद की पहली चमक उठी थी। वही बारूद जिसने आने वाले 100 सालों में साम्राज्यों की तकदीर बदल दी। वही चीन ने कागज बनाया और पहली बार इंसान अपने शब्दों को जिंदा कर दिया। उधर अरब की रेत में 570 ईस्वी में एक बच्चे का जन्म हुआ, हजरत मोहम्मद। उन्होंने लोगों को कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम से। यही वो आवाज था जिसने पूरे अरब को जगाया था और इंसानियत को इल्म यानी ज्ञान का अर्थ सिखाया था। और इधर भारत में नालंदा के दीवारों में गूंजते मंत्र, वहाँ 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे। 9th फ्लोर की लाइब्रेरी थी जहाँ चाइना, जापान, तिब्बत से लोग आते थे। हमारा भारत देश वो धरती है जो कभी दुनिया की राजधानी हुआ करती थी। और जब पूरी दुनिया सोच रहा था कि धरती का अंत यूरोप पर है,
तब समुद्र के पार वाइकिंग नाव में चढ़कर अमेरिका तक पहुंच चुके थे। मतलब उस वक्त लोग सोच रहे थे कि समुद्र के पार कुछ भी नहीं है। तभी समुद्र के किनारे रहने वाले लोग नाव लेकर निकल पड़े। उन्होंने समुद्र पार कर उस जगह को छुआ जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं। 6ठी शताब्दी बीत चुका था। दुनिया एक नए मोड़ पर आ रही थी। पैगंबर मुहम्मद के जाने के बाद उनका संदेश फैलने लगा था। अरब के लोग जो कभी रेगिस्तान में बिखरे हुए थे, अब वो एकजुट हो चुके थे। उन्होंने एक ही किताब और एक ही खुदा और एक ही दिशा को मान लिया था, काबा दिशा, और इसी से शुरू हुआ इस्लाम का दौर। कुछ चंद ही सालों में अरबों ने ईरान, सीरिया, अफ्रीका और स्पेन तक कब्जा कर लिया। लेकिन उनका मकसद सिर्फ राज नहीं था, वो इल्म यानी ज्ञान साथ लाए थे। उन्होंने यूनानी किताबों को अरबी में अनुवाद किया, तारे देखने के लिए वेधशालाएं बनाए और औषधियों की दुनिया में नए दरवाजे खोले। ये वो समय था जब बगदाद नाम का शहर दुनिया के सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र बन चुका था। दूसरी तरफ भारत में भी एक सुनहरा दौर था। गुप्त साम्राज्य के बाद अब हर्षवर्धन का शासन था। भारत में मंदिर, संगीत, कला और प्रदर्शन सब अपने चरम पर थे। लोग नालंदा, तक्षशिला और विश्वविद्यालय जैसे विशाल यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे। और वही चीन में तांग राजवंश का दौर था, जहाँ रेशम, कागज और बारूद की खुशबू पूरे एशिया में फैल रहा था। चीन ने तब बारूद बनाया जिसके बाद दुनिया ने बंदूकें और तोपें बनाई। लेकिन यूरोप वो अब भी नींद में ही था। वहाँ के राजा एक दूसरे से लड़ रहे थे और चर्च लोगों को ये सिखा रहे थे कि धरती सपाट है। इस बीच उत्तर की बर्फीली जमीनों में एक नई जाति उठी, वाइकिंग्स। लोहे की तलवारें और समंदर जितनी हिम्मत। वाइकिंग्स ने समुद्र पार किया और एक ऐसी जगह को छुआ जिसे कोई जानता भी नहीं था, अमेरिका को। वो कोलंबस से करीब 500 साल पहले पहुंच चुके थे। 1000 ईस्वी में दुनिया अब 2 हिस्सों में बढ़ चुके थे, एक तरफ तलवार की आवाज और दूसरी तरफ ज्ञान की गूंज। लेकिन भारत में सोने की चिड़िया अब भी उड़ रही थी। मंदिरों में सोना इतना ज्यादा था कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ते ही सारा शहर चमक उठता था। लेकिन इसी सोने पर निगाहें था मोहम्मद गजवानी का। उसने कहा था कि हिंदुस्तान वो जगह है जहां सोना मिट्टी से निकलता है। और फिर उसने 12 बार हमला किया। हर बार लूटा, हर बार लौटा, लेकिन भारत झुका नहीं। यही वो दौर था जब सोमनाथ मंदिर की दीवारों पर तलवार और धर्म दोनों की टक्कर हुआ। उधर अरब की धरती पर इस्लाम अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। बगदाद के हाउस ऑफ विजडम में विद्वान रात के सितारे देखते थे और धरती की गोलाई मापते थे, जबकि यूरोप अब भी कह रहा था कि धरती सपाट है। चीन में सोंग वंश के वैज्ञानिकों ने बारूद से पहली रॉकेट बना लिया था, वो बारूद जो आने वाले 100 सालों में दुनिया का युद्ध बदल देगा। साल 1095 में यूरोप के ईसाई पदारियों ने जनता से कहा कि हमारी पवित्र जमीन यरूशलेम मुसलमानों के हाथों में चला गया है, अब वक्त है ऊपर वाले के नाम पर तलवार उठाने का। और बस यही से शुरू हुआ क्रूसेड यानी खुदा के नाम पर लड़ाई। हजारों ईसाई सिपाही तलवारें, झंडे और क्रॉस का निशान लेकर अरब देशों की ओर बढ़े। 200 साल तक यूरोप और अरब के बीच पवित्र जमीन के लिए खून की नदियां बहती रही। लाखों लोग मारे गए, शहर जल गया, पर अंत में किसी ने भी असली जीत नहीं पाई। पर इस जंग ने यूरोप को बदल दिया। अरबों से विज्ञान, बारूद और गणित सीख लिया और वहीं से शुरू हुआ यूरोप का जागरण। साल 1100 ईस्वी में जब दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, एक तरफ धर्म की लड़ाइयां चल रही थी, दूसरी तरफ सत्ता की भूख। भारत में ये वो वक्त था जब राजपूतों का युग चमक रहा था। किले ऊंचे थे, तलवारें तेज था और हर राजा का शपथ था धर्म, धरती और इज्जत के लिए जान दे देंगे। दिल्ली, अजमेर और कनौज के बीच एक नाम गूंज रहा था, पृथ्वीराज चौहान। वो सिर्फ राजा नहीं थे, भारत के आखिरी ढाल थे। उधर अफगानिस्तान की तरफ से एक नया खतरा उठ रहा था, मोहम्मद गौरी। गौरी के पास तलवारें कम थे लेकिन चालाकी ज्यादा थे। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया, लेकिन अगले ही साल 1992 में वही मैदान, वही दुश्मन और उनकी किस्मत पलट गई। धोखे से पकड़ा गया मेरे भारत का शेर। कहा जाता है मोहम्मद गौरी ने उसे अंधा कर दिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने आखिरी तीर चलाकर उसी मोहम्मद गौरी को मार गिराया। और यही था वो पल जब भारत का गौरव गिरा और दिल्ली की दिशा बदल गई। इसके बाद दिल्ली में शुरू हुआ गुलाम वंश, यानी दिल्ली मुसलमान शासकों का पहला युग। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी और उस समय दिल्ली बना इस्लामिक केंद्र। उधर यूरोप में क्रूसेड की आग अब पूरे भारत में फैल चुकी थी। ईसाई सेनाएं यरूशलेम के लिए लड़ रहे थे, लेकिन असली फायदा उठा रहे थे व्यापारी।
इटली और वेनिस के सौदागर अब अरबों से बारूद, कागज और विज्ञान खरीदकर यूरोप ले जा रहे थे और यही से शुरू हुआ यूरोप की नई सोच। ज्ञान ही ताकत है। जबकि भारत में धर्म, जाति और राजाओं की लड़ाई उसे अंदर से तोड़ने लगी थी। 1200 ईस्वी में भारत में दिल्ली अब नई राजधानी बन चुका था। कुतुब ऐबक के बाद अब इल्तुतमिश सत्ता में आया। ये समझदार, चालाक और थोड़ा निर्दयी भी था, लेकिन भारत के पश्चिम में कुछ ऐसा उठ रहा था जो पूरे एशिया को हिला देने वाला था। नाम था चंगेज खान। मलेशिया के रेगिस्तान में एक आदमी ने कसम खाई थी कि मैं पूरी दुनिया को एक झंडे के नीचे झुकाऊंगा, और फिर जो हुआ वो इतिहास नहीं बल्कि डर की कहानी बनी। उसकी सेना हवा जितना तेज और आग जितना बेरहमी था। 1206 से लेकर 1227 तक चंगेज खान का असली नाम चेमुद्दीन भी था। इन्होंने चीन, रूस, ईरान, अरब सबको कुचल डाला था। कहा जाता है कि भारत तक भी आने का कोशिश हुआ था, फिर भी उसका डर दिल्ली की गलियों तक पहुंच चुका था। सन 1221 के आसपास चंगेज खान ने मध्य एशिया और अफगानिस्तान पर हमला किया। वो एक दुश्मन को पकड़ने के लिए भारत के सीमा पर आया। वो दुश्मन था जलालुद्दीन मंगवर्नी, जो ख्वारिज़्म का राजा था। वो चंगेज खान से भागते हुए सिंधु नदी पार करके भारत के सीमा में घुस गया। जब जलालुद्दीन मंगवर्नी भारत आया और इल्तुतमिश से मदद मांगी तो इल्तुतमिश ने उसे मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर ये मदद करता तो चंगेज खान गुस्से से भारत पर भी हमला कर देता। और चंगेज खान की सेना थक भी गया था। वो पहले से ही बहुत दूर तक लड़ चुके थे और प्राकृतिक पहाड़ियों ने उसे रोक लिया था। इसलिए उन्होंने भारत पर हमला नहीं किया और वापस लौट गए। उधर यूरोप में क्रूसेड थक चुके थे। चर्च की ताकत घटने लगी थी और अब लोग सवाल पूछने लगे थे कि क्या ऊपर वाले के नाम पर लड़ाई करना सही है। यही वो बीज था जो आगे चलकर विज्ञान की क्रांति होगी। चीन में मिलवाइल्स, कागज, बारूद और बंदूक, कपास अब दुनिया तक पहुंचने लगा था। धीरे धीरे इंसान धरती से आसमान तक अब सोचने लगा था। दुनिया अब समझ चुका था कि तलवार सिर्फ देश जीत सकता है, पर दिमाग दुनिया बदल सकता है। अभी पुराने घाव भरे भी नहीं थे, मुगलों का आतंक थमा भी नहीं था। तब तक 1300 ईस्वी में नए साम्राज्य उठने लगे। भारत में दिल्ली की गद्दी पे बैठा अलाउद्दीन खिलजी वो सिर्फ राजा नहीं बल्कि सत्ता का तूफान था। उन्होंने कहा कि मेरे साम्राज्य में कोई भी सर बिना झुके नहीं रहेगा। खिलजी ने दक्षिण तक चढ़ाई किया और मंदिरों को लूटा। उसने पहली बार मार्केट सिस्टम बनाया, कीमतें तय की, जासूसी लगाए और अपने साम्राज्य को सबसे ताकतवर बनाया। उधर अफगानिस्तान की तरफ से फिर से आने लगे विदेशी लुटेरे। तैमूरलंग नाम का एक खूनी तूफान धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन दिल्ली के बाहर दुनिया में और भी भयानक हो रहा था। उधर एशिया में मंगोल अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन उनकी बनाई गई रेशम मार्ग दुनिया के व्यापार के लिए ऋण बन चुकी थी। और भारत में खिलजी के बाद तुगलक वंश आया, मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बुद्धिमानता के कारण लोग इसे पागल भी कहते थे। एक जगह था दौलताबाद। दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी था। इसे 13वीं शताब्दी में यादव वंश के राजा रामदेव राय यादव ने बसाया था। बाद में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। उन्होंने सोचा था कि यह जगह भारत के बीचों बीच है और यहाँ से पूरे देश पर आसानी से शासन किए जा सकेगा, लेकिन दौलताबाद में कुछ साधन के कमी के कारण यह योजना असफल हो गई और राजधानी फिर से दिल्ली को लौटा दिया गया। 1400 ईस्वी में धरती एक बार फिर करवट ले रहा था। भारत में अब तुगलक वंश का समय ढल रहा था और दिल्ली की सत्ता दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। चारों तरफ से छोटे छोटे राजा उठने लगे थे और हर राजा अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। लेकिन उत्तरी दिशा से एक तूफान फिर से उठ रहा था, तैमूरलंग। वो अफगानिस्तान की धरती से आया था और 1398 ईस्वी में दिल्ली पहुंच गया। उसने एक ही हिरासत में दिल्ली को जला दिया। लाखों लोग मारे गए और भारत की राजधानी खून से भर गई। तैमूर चला गया लेकिन अपने पीछे खौफ और राख छोड़ गया। उधर यूरोप में एक और क्रांति जन्म ले रहा था। जोहान्स गुटेनबर्ग नाम के व्यक्ति ने दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस बना लिया था। ये वही मशीन था जिसने इंसान की सोच को पहली बार कागज पर उतार दिया। किताबें अब हाथे से छपने लगी। ज्ञान अब राजाओं की तिजोरियों से निकलकर आम लोगों तक पहुंचने लगे। एशिया के बाजारों में अभी भी चीन का रेशम, भारत का मसाला और अरब की खुशबू बिक रहा था। लेकिन एक सवाल सबके मन में था कि क्या इन दौलत तक पहुंचने का एक छोटा सा भी रास्ता नहीं। यूरोप के नाविक अब समुद्र की ओर देखने लगे। उन्हें लगता था कि अगर वे धरती पार जाएंगे तो शायद भारत का सोना और चीन का रेशम मिल जाएगा। 1492 ईस्वी में एक नाम उभरा, क्रिस्टोफर कोलंबस।
वो सोच रहा था कि वो भारत जा रहा है, लेकिन वो पहुंच गए अमेरिका और यही से दुनिया बदल गई। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि धरती उनसे कहीं बड़ी है, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। 1500 ईस्वी में दुनिया अब बदल रहा था। पुराने ताकतें ढल रहे थे और नई साम्राज्य अपनी तलवारें चमका रहे थे। उत्तर की तरफ से एक नया बादशाह आया, बाबर। उसने 1326 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर के बाद आया हुमायूं और फिर आया अकबर, जिसने भारत को जोड़कर एक बनाया। भारत कला, संगीत और इमारतों में खिल उठी थी, लेकिन समुद्र पार यूरोप के लोग भारत की सोने की चिड़िया पे नजर गड़ाए बैठे थे। उस समय पूरा भारत ही सोने की चिड़िया था। उस समय में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। तकनीक, शिक्षा, कृषि और व्यापार में भारत बहुत आगे था। यूरोप में लोग समुद्र के रास्ते नए देश खोज रहे थे। एक आदमी था, वास्को डी गामा, जिसने सबसे पहले 1498 ईस्वी में भारत का रास्ता ढूंढ निकाला। उसके बाद पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड सब दौड़ पड़े भारत पहुंचने की होड़ में। अब यूरोप के जहाज सिर्फ व्यापार नहीं लाते थे, बल्कि बंदूकें और राजनीति भी लाते थे। धीरे धीरे यही रास्ता आगे चलकर अंग्रेजों की एंट्री बना। इसी सदी में लियोनार्डो दा विंची जैसे लोग दुनिया को नई दिशा दे रहा था। उसने मोनालिसा पेंट की और ऐसे ऐसे मशीनों का डिजाइन बनाए जो 100 साल आगे की दुनिया जैसे लगते थे। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस दौर में जहां सत्ता अपने जुर्म पर था। अकबर के बाद आया उसका बेटा जहांगीर, जिसने कला को आगे बढ़ाया। जहांगीर की रानी नूरजहां इतनी ताकतवर थी कि कई बार बादशाह के आदेश भी वही तय करती थी। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब आया। वो ताकतवर था पर सख्ती भी था। उसने भारत पर राज तो किया, लेकिन धर्म के नाम पर सख्ती बढ़ा दी। मंदिर तोड़े गए, कर बढ़ाए गए और धीरे धीरे वो प्यार जो अकबर ने बनाया था वो डर में बदलने लगा। मुगल साम्राज्य बाहर से दिखता बड़ा था, लेकिन अंदर से टूटने लगा था। दक्षिण में एक पहाड़ों से आवाज उठी, जय भवानी, जय शिवाजी। और ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और उसने कहा, इस मिट्टी का राज इस मिट्टी के लोगों के हाथ में ही होना चाहिए। इसका मतलब भारत पर भारत के लोगों का ही शासन होना चाहिए, न कि बाहरी विदेशी शासकों को, जैसे मुगल या अंग्रेज। उन्होंने छोटे किले से शुरुआत किया, लेकिन उनकी हिम्मत और योजना इतनी मजबूत थी कि उन्होंने मुगल साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्य को भी हिला दिया। शिवाजी महाराज ने कर दिखाया कि अगर इरादा साफ हो तो साम्राज्य भी झुकाई जा सकती है। इसी बीच यूरोप में इंग्लैंड अब ताकत बन चुका था। साल 1600 ईस्वी में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने कहा, हम तो बस व्यापार करने आए हैं। पर सच ये था कि वो सिर्फ व्यापार करने नहीं, बल्कि भारत पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। ये सब कुछ धीरे धीरे भारत की आजादी छीनने की पहली चाल थी। इस समय यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति तेज हो चुकी थी। गैलीलियो ने दूरबीन से आसमान देखा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया और इंसान ने समझा। उस टाइम अमेरिका और अफ्रीका में यूरोप के लोग नई नई कॉलोनियां बना रहा था। दुनिया अब एक नए राजयुग में था, जहां तोप, जहाज और पैसा सब पर हावी हो चुके थे। भारत में औरंगजेब का शासन खत्म हो रहा था, साम्राज्य टूट रहा था और अंग्रेज अपनी जड़ें चुपचाप मजबूत कर रहा था। दोस्तों, ये वो सदी था जब भारत अब भी सोने की चिड़िया था, लेकिन उस चिड़िया की पंखों पर अब धीरे धीरे अंग्रेजों की पकड़ कस रही थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य का कोई भी राजा उतना ताकतवर नहीं रहा। दिल्ली का राजा अब नाम का राजा था, असली ताकत अब छोटे छोटे राज्यों के हाथों में आ गया था। मराठे, बंगाल, मैसूर, पंजाब, अवध, हैदराबाद, हर कोई अपना अपना हद बढ़ाना चाहता था और यही भारत का कमजोरी बना। जब सब आपस में लड़ने लगे तभी अंग्रेजों ने अपनी चाल चल दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले व्यापार की इजाजत ली। उन्होंने बंदरगाह बनाए, सूरत, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता। उन्होंने भारतीय व्यापारियों से कहा, हम तो सिर्फ मसाले खरीदेंगे। पर धीरे धीरे उन्होंने सैनिक रखना शुरू किया और फिर राजनीतिक झगड़ों में कूद पड़े। मतलब दो भारतीय राजा आपस में लड़ते तो अंग्रेज कहते हम बीच में शांति लाएंगे, लेकिन असल में वो दोनों राजा को कमजोर करके और ये तीसरे राजा बन जाते थे। ये था उनका खेल, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई। अब अंग्रेजों ने बंगाल का पूरा नियंत्रण ले लिया। 1800 ईस्वी तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू हो चुका था। अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिए, किसानों पर जुर्म बढ़ा दिए, जिससे लोग बहुत परेशान हो गए। 1857 ईस्वी में पहली आजादी की लड़ाई मंगल पांडे, झांसी की रानी, तत्या तोपे जैसे लोग लड़े, पर जीत नहीं मिला। अंग्रेजों ने अपनी कंपनी हटाई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे राज्य संभाला। रेलवे, टेलीग्राफ, अंग्रेजी स्कूल सब बने, लेकिन असली मकसद
मकसद था भारत से पैसा निकालना। भारत के खेत सूख गए लेकिन इंग्लैंड के कारखाने चलने लगे। अब भारत के लोग जाग गए थे। महात्मा गांधी आए, सत्याग्रह नामक आंदोलन, सहयोग शुरू किया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, पटेल सब आजादी की लड़ाई बन गए। अंग्रेजों पर दबाव बढ़ता गया। ऊपर से दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 भी शुरू हो गया। ब्रिटिश कमजोर हो गया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो गया। लेकिन देश दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। 1962 में भारत और चीन के बीच जंग हुआ। इस जंग में हमारे भारत को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद हमारे भारत को सेना और सुरक्षा मजबूत करना पड़ा। 1965 में भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ। दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ। भारत ने अपनी सीमा बॉर्डर बचाए। 1971 में दूसरा युद्ध हुआ जिसमें भारत ने जीत हासिल किया। 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी दुनिया के सामने खोल दिया। मतलब भारत में पहले सरकारी नियंत्रण था, पर 1991 के बाद प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी और नए बिजनेस बढ़ने लगे। इससे नौकरियां बढ़ी और भारत तेजी से विकास करने लगा। इसके बाद भारत धीरे धीरे अब गरीब देश से निकलकर टेक्नोलॉजी वाला देश बन रहा था। दुनिया इंटरनेट से जुड़ने लगा। मोबाइल फोन अब हर किसी के हाथ में आने लगा। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, अर्कट जैसे वेबसाइट आई। लोग पहली बार ऑनलाइन बातें करने लगे, फोटो भेजने और वीडियो देखने लगा। भारत में कंप्यूटर धीरे धीरे गांव तक पहुंच गया। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। दुनिया अब पुस्तक से गूगल पर पहुंच गया था। स्मार्टफोन आ गए। अब हर जेब कैमरा, इंटरनेट था। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे योजना शुरू हुआ। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्रिप्टो और स्पेस टेक बढ़ने लगे। 2020 में कोविड-19 महामारी फैली। पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। 2022 के बाद एआई की लहर लगी। चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट जैसे सिस्टम आए जो इंसान जैसे सोचने और जवाब देने लगे। अब मशीन सिर्फ काम नहीं करता, वो सीखता और सोचता भी है। ड्रोन, सेल्फ ड्राइव कारें, रोबोट, डॉक्टर सब असली निगरानी में आ गए। भारत में चंद्रयान 3 ने चांद पर झंडा गाड़ा। अब भारत दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजी वाले देशों में गिना जाता है। 1700 ईस्वी में इंसान राजाओं से डर सकता था और 1900 में मशीनों से, और अब अपने ही बनाए गए एआई से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।